हमारा टॉपिक है स्प्रिंग फोर्स। यहाँ पे बेटा हमने एक स्प्रिंग ली है जो कि मासलेस है। इस स्प्रिंग का एक एंड बेटा हमने रिजिड सपोर्ट से फिक्स कर दिए। ये रिजिड सपोर्ट है, स्प्रिंग का ये एंड बेटा हमने इससे फिक्स कर दिए और दूसरे एंड पे एक ब्लॉक लगा दिए। इस ब्लॉक का मास है m। ठीक है, ये हमारी स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। ये हमारे स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। ठीक है बेटा, नेचुरल लेंथ का मतलब वो लेंथ जब स्प्रिंग में ना कोई इलोंगेशन है और ना ही कोई कॉम्प्रेशन है। वो लेंथ जिसके अंदर स्प्रिंग पे ना ही कोई इलोंगेशन है और ना ही कोई कॉम्प्रेशन है, उस लेंथ को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल लेंथ बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब बेटा मैंने क्या किया, इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया। इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया। ठीक है, इसे एक फोर्स लगाया मैंने F। ठीक है, और ये फोर्स लगने के कारण ये स्प्रिंग में क्या आ गया बेटा? इलोंगेशन आ गया। इसमें क्या आ गया बेटा? इलोंगेशन आ गया। ठीक है, इलोंगेशन। बेटा इलोंगेशन हम लोग हमेशा कहां से गिनते हैं? नेचुरल लेंथ से गिनते हैं। तो x इज द इलोंगेशन। ठीक है, ब्लॉक पे F फोर्स लगा है और इस F फोर्स लगने के कारण इस ब्लॉक में क्या आ गया बेटा? इलोंगेशन आ गया। इसी तरीके से मैंने ये जो ब्लॉक था, जो यहाँ पे हमारा ऐसा ब्लॉक था बेटा, ये ऐसा नेचुरल लेंथ पे ऐसा था बेटा, ऐसा था, ये नेचुरल लेंथ थी। अब बेटा मैंने इस ब्लॉक पे ऐसा फोर्स लगाया। ऐसा फोर्स लगने के कारण बेटा इसमें क्या आ गया? कॉम्प्रेशन आ गया। ठीक है, क्या आ गया बेटा? कॉम्प्रेशन आ गया। अब बेटा देखो, यानी स्प्रिंग पे जब मैंने ऐसा फोर्स लगाया तो उसमें इलोंगेशन आया, ऐसा फोर्स लगाया तो इसमें कॉम्प्रेशन आया। ठीक है, स्प्रिंग के सेंटर से दूर की तरफ फोर्स लगाया तो उसमें इलोंगेशन आया, स्प्रिंग के सेंटर से सेंटर की तरफ फोर्स लगाया तो उसमें कॉम्प्रेशन आया। अब ये वाला केस देखो बेटा, ये वाला केस जब इलोंगेशन आया है तो बेटा ब्लॉक के ऊपर ऐसा फोर्स लग रहा, ये फोर्स F लग रहा और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब बेटा इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं अगर किसी भी सिस्टम पे सिंगल फोर्स लग रही तो फिर इक्विलिब्रियम में कैसे क्या हो सकता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए इस फोर्स को कोई तो फोर्स होना चाहिए जो कैंसिल करे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, यानी इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए कोई एक और फोर्स होना चाहिए। और वो फोर्स कैसे होना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। और इस फोर्स को बेटा हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको? स्प्रिंग फोर्स। और इक्विलिब्रियम पे ये स्प्रिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स दोनों क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं। दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। सेम ये सिचुएशन कंसिडर करो बेटा, ये ठीक है, ये सिचुएशन कंसिडर करो। इसमें मैं एफबीडी बनाऊं, ये ब्लॉक है, ब्लॉक पे फोर्स है ऐसा लग रहा। अगेन ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स जीरो होंगे। तो बेटा सिंगल फोर्स अगर है किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उस पर नेट फोर्स जीरो कैसे क्या हो सकता है? इसका मतलब इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए कोई ना कोई एक और फोर्स होगी जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही होगी। और इक्विलिब्रियम पे ये फोर्स बेटा किसके कारण लग रही है? स्प्रिंग के कारण, तो इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। और इक्विलिब्रियम पे स्प्रिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों क्या रहेंगे बेटा? सेम रहेंगे। तो यानी केस में देखो बेटा स्प्रिंग फोर्स कैसी लग रही? ऐसी। यानी केस में देखो स्प्रिंग फोर्स कैसी लग रही? ऐसी।
यानी बेटा जो स्प्रिंग फोर्स है, अगर स्प्रिंग में इलोंगेशन आता तो ये फोर्स इस तरीके से एक्ट करती कि स्प्रिंग को वापस कहाँ पे लेके जाए, उसकी नेचुरल लेंथ पे लेके जाए। कंप्रेशन आता तो ये ऐसा एक्ट करती कि स्प्रिंग को वापस कहाँ लेके जाए, उसके नेचुरल लेंथ पे लेके जाए। इसके लिए बेटा हम लोग स्प्रिंग फोर्स को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये जो स्प्रिंग फोर्स है क्या करती, स्प्रिंग को उसकी नेचुरल लेंथ पे रीस्टोर करने की कोशिश करती। ठीक है बेटा, और ये बात याद रखो बेटा, में ये बात हमेशा अप्लीकेबल नहीं है। ये बात हमेशा मत सोचना कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर रहेंगे। मैं बोल रहा इक्विलिब्रियम पे स्प्रिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं है तो फिर हो सकता है एक्सटर्नल फोर्स बड़ी हो या स्प्रिंग फोर्स बड़ी हो, कोई भी बड़ा हो सकता। ठीक है बेटा, तो स्प्रिंग फोर्स को हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। अब बेटा एक्सपेरिमेंटली ये बात देखी गई कि जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एक्स, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एक्स। एक्स क्या है बेटा, तो एक्स में बी इलोंगेशन, एक्स में बी इलोंगेशन और compression in the spring, x में भी elongation और compression in the spring। ये देखो जैसा यहाँ पे स्प्रिंग में जो भी elongation या compression आ रहा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, x बोलते हैं। x हमेशा कहाँ से मेजर किया जाता है, नेचुरल लेंथ से। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल की साइन हटाने के लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, तो k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब प्रोपोर्शनल की साइन हटाने के लिए लगाया हुआ कांस्टेंट, और इसको बेटा हम लोग बोलते हैं एंड इट इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। इस पे हम लोग थोड़ी देर पे चर्चा करेंगे बेटा। ठीक है, तो FSP इक्वल KX। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखूं, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेटा यहाँ पे माइनस साइन आ जाती है, यहाँ पे माइनस साइन आ जाती है बेटा। क्यों, क्योंकि देख बेटा FSP और X हमेशा कैसे रहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, इसके लिए माइनस साइन। यानी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग का लेंथ का चेंज होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में FSP काम करेगा। यानी अगर X इधर है, ब्लॉक को मैंने राइट में खींचा हो तो FSP लेफ्ट में काम करेगा, और यदि ब्लॉक को मैंने लेफ्ट में ढकेला हो तो FSP राइट में काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा K है स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, K डिपेंड्स ऑन मटेरियल, कि तुमने कौन से मटेरियल का स्प्रिंग बनाया है। ठीक है बेटा, K की वैल्यू कहीं पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे, कि तुम्हारा कौन सा मटेरियल है। दूसरा, ये डिपेंड करती लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पे, कहीं पे डिपेंड करती है बेटा, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पे। और तीसरा, रेडियस ऑफ द स्प्रिंग पे, रेडियस ऑफ द स्प्रिंग पे। ठीक है, अब K का यूनिट क्या होगा, तो देख बेटा K क्या हो जाएगा, K हो जाएगा FSP अपॉन X, है कि नहीं बेटा। FSP क्या है, KX, तो K क्या हो जाएगा, FSP अपॉन X। F यानी फोर्स, फोर्स का यूनिट बेटा न्यूटन, X क्या है बेटा, X इलोंगेशन है। ठीक है, वो डिस्टेंस जिससे हम लोग स्प्रिंग को खींच रहे हैं, या वो डिस्टेंस जिससे स्प्रिंग को खींचा रहे हैं, तो बेटा X क्या है, X हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो K का यूनिट हो जाएगा
न्यूटन पर मीटर या फिर न्यूटन पर सेंटीमीटर। क्या क्लियर बेटा? तो देखो बेटा, बेटा जो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है इसको स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसको स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं बेटा। अब देख बेटा, जैसा ये एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसका के हमको ढूंढना है, इसका हमको के ढूंढना है। ठीक है, तो के कैसे ढूंढेंगे बेटा हम लोग? ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ये नेचुरल लेंथ है। यहाँ पे एक ब्लॉक रख देंगे बेटा हम लोग, यहाँ पे एक ऐसा ब्लॉक रख देंगे। ठीक है, अब इस ब्लॉक को हम लोग एक पुली से कनेक्ट कर लेंगे, इसको एक पुली से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये देखो पुली से एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किए, स्ट्रिंग का एक एंड ब्लॉक से अटैच है और एक एंड बेटा एक ऐसा पैन से अटैच है जिसमें हम लोग वेट को रख सकते हैं। अब बेटा हम लोग इसमें वेट रखते जाएंगे, इसमें वेट रखते जाएंगे। और कब तक वेट रखेंगे बेटा हम लोग? जब तक कि स्प्रिंग में 1 मीटर का इलोंगेशन ना आ जाए, जब तक कि स्प्रिंग में 1 मीटर का इलोंगेशन ना आ जाए। ठीक है बेटा, क्या बोला मैंने? जब तक स्प्रिंग में 1 मीटर का इलोंगेशन ना आ जाए। ठीक है, ये 1 मीटर का इलोंगेशन आ गया। ये क्लियर है बेटा? अब देख बेटा, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T। अब देख बेटा, ब्लॉक नेचुरल लेंथ से कहाँ पे गया है? राइट में गया है, तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ पे एक्ट करेंगे बेटा? लेफ्ट में। स्प्रिंग फोर्स कहाँ पे एक्ट करेंगे बेटा? लेफ्ट में। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यानी ये 1 मीटर इलोंगेट हुआ और रुक गया बेटा, यानी क्या अटेन हो गया? इक्विलिब्रियम। क्या अटेन हो गया? इक्विलिब्रियम। तो इस ब्लॉक पे देखो कौन कौन सी फोर्स लग रही। तो बेटा इस ब्लॉक पे फोर्स लग रही T और FSP, T और FSP इक्विलिब्रियम है, तो FSP और T क्या हो जाएंगे? सेम। FSP क्या होता? FSP होता KX। X कितना है बेटा? 1 मीटर, X की जगह पे 1, तो बेटा K किसके बराबर हो जाएगा? टेंशन के बराबर। अब ये देखो बेटा, ये जो हमारा पेन था जिसके हम लोग वेट रख रहे थे, ये इस पे टेंशन लग रहा है T, और सपोज यहाँ पे मैंने ये मास रखा था M1, ये मास रखा था बेटा M1, बेटा इसका वेट कितना हो जाएगा? M1G। ठीक है, पूरे वेइंग पेन का वेट हो गया बेटा M1G। बेटा टेंशन किसके बराबर हो गया? टेंशन M1G के बराबर हो गया। तो देख बेटा, टेंशन पता चल गया, तो देखो स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्या हो गया बेटा? पता चल गया। ठीक है बेटा, याद है ना? अब देख एक और बात, इसको थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं बेटा हम लोग? देख बेटा, FSP equal KX, FSP is the spring force, K is the spring constant and X is the change in the length। तो बेटा ऐसे K क्या हो जाएगा? K हो जाएगा FSP अपॉन X, FSP अपॉन X। और बेटा इक्विलिब्रियम पे हम लोग जानते हैं कि FSP और एक्सटर्नल फोर्स दोनों क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम पे बेटा FSP
और एक्सटर्नल फोर्स दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो बेटा K इक्वल F अपॉन X, ठीक है। अब बेटा अगर मैं x को 1 मीटर कर दूं, x को 1 मीटर कर दूं, तो देखो x की जगह पे 1 लिखो, तो बेटा K और F दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसका मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू दी, स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बराबर है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू दी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, which is required to change the length of spring by 1 मीटर, ठीक है बेटा। स्प्रिंग कांस्टेंट उस फोर्स के बराबर है जो फोर्स स्प्रिंग की लेंथ को 1 मीटर से चेंज कर सकती है। क्या क्लियर है बेटा? तो बेटा ये है हमारी स्प्रिंग फोर्स। ये बेटा ये जो हमने यहाँ पे लिखे ये थ्योरेटिकल बात है, थ्योरेटिकल ऐसा काम किया जाता है, और ये प्रैक्टिकल है बेटा। इसमें हमने क्या करे, स्प्रिंग की लेंथ दोनों एक ही तो बात है, यहाँ पे भी 1 मीटर बढ़ा है, यहाँ पे भी 1 मीटर बढ़ा है। तो बेटा वो टेंशन यानी वही फोर्स, टेंशन और फोर्स क्या बेटा सेम है, तो वो टेंशन जिससे कि बेटा स्प्रिंग की लेंथ 1 मीटर बढ़ जाती, वही टेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्लियर है बेटा? नोट करो। तो बेटा देखो हमने देखा है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डिपेंड करता ऑन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है बेटा। तो ये बात याद रखो, स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, इनमें कैसा रिलेशन है बेटा, इनवर्स रिलेशन है। यानी स्प्रिंग की जितनी लेंथ ज्यादा होंगी, स्प्रिंग की लेंथ जितनी ज्यादा होंगी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा। और स्प्रिंग कांस्टेंट जितना कम होगा उतने आसानी से तुम उसको कॉम्प्रेस या इलोंगेट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि स्प्रिंग की लेंथ कम है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और स्प्रिंग कांस्टेंट अगर ज्यादा है तो उसको इलोंगेट या कंप्रेस करना क्या हो जाएगा बेटा, डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग को बेटा मैंने ले लिया L। प्रोपोर्शनल की साइन हटाने के लिए बेटा हम लोग क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, है कि नहीं। देखो प्रोपोर्शनल के साइन हटाने के लिए कांस्टेंट 1/L, तो ये हो जाएगा K इक्वल कांस्टेंट अपॉन लेंथ, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी K इंटू L इक्वल कांस्टेंट, यानी किसी भी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट और उसकी लेंथ का प्रोडक्ट क्या है बेटा, कांस्टेंट है। अब बेटा JEE ने फंडा बहुत यूज किया है, जैसे कि स्प्रिंग लिया ऐसा, ये स्प्रिंग लिया, इसकी लेंथ है L, और बेटा कौन सी L, नेचुरल लेंथ, हाँ कौन सी लेंथ, नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ है L, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। अब इस स्प्रिंग को उसने दो इक्वल पोर्शन में कट कर दिया, दो इक्वल पोर्शन में कट कर दिया। उसने पूछा कि ये जो अब दो स्प्रिंग बन गए इनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ कि स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होगा कि नहीं होगा।
तो बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि मैंने लेंथ को चेंज कर दिया। देखो लेंथ को L से L/2 कर दिया, लेंथ को चेंज किया बेटा मैंने, तो स्प्रिंग कांस्टेंट बिल्कुल चेंज होगा। तो दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है बेटा, सेम है, इक्वली डिवाइड कर रहा हूं ना, इसके लिए K1 अगर ऐसा रहता कि इसकी लेंथ कम इसकी लेंथ ज्यादा, तो फिर एक का कांस्टेंट K1 और एक का कांस्टेंट K2। तो देखो ये प्रॉपर्टी वापरना है, K इंटू एल क्या होगा, कांस्टेंट। तो देखो यहाँ का स्प्रिंग कांस्टेंट K, लेंथ L, यहाँ का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, लेंथ L/2। तो ये क्या है बेटा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। एल एल कैंसल, तो K1 हो गया 2K, K1 हो गया 2K। क्या क्लियर? अब वैसे मैं अगर बोलूं कि ये स्प्रिंग था, इसको मैंने दो पोर्शन में कट किया, एक पोर्शन की लेंथ है L/4 और दूसरे पोर्शन की लेंथ है 3L/4, ठीक है। तो ऐसा करने पे क्या स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होगा? हाँ बेटा, लेंथ चेंज हुई है तो स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होगा। क्या दोनों पोर्शन का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम रहेगा? नहीं, पहले मैंने इक्वली डिवाइड किया था तो दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम था, अब अनइक्वली डिवाइड हुए तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। क्या क्लियर बेटा? अब मैं क्या जानता कि स्प्रिंग कांस्टेंट और उसकी लेंथ का प्रोडक्ट, ये स्प्रिंग कांस्टेंट और इसकी लेंथ का प्रोडक्ट, ये स्प्रिंग कांस्टेंट और इसकी लेंथ का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। हर जगह से L L कैंसल, तो ये हो जाएगा K इक्वल K1/4 एंड K इक्वल 3K2/4, है ना बेटा। K को इसके भी साथ इक्वेट कर दिया और इसके भी साथ इक्वेट कर दिया, तो यहां से K1 हो जाएगा 4K और यहां से K2 हो जाएगा 4K/3। क्या क्लियर है बेटा? नोट कर लो। बच्चों ये हमारे नोट्स के अंदर सॉल्व एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 19। टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 2 मीटर। बेटा देखो ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है 2 मीटर, 2 मीटर इसकी नेचुरल लेंथ है। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज 200 न्यूटन पर मीटर। बेटा इसका K कितना है, 200 न्यूटन पर मीटर है, ये K है, ठीक है बेटा। इसने बोला फाइंड स्प्रिंग फोर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन, फाइंड स्प्रिंग फोर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ओके बेटा, if a block A and B both are displaced by 0.5 meter in same direction। देखो बेटा ये ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है, दोनों ब्लॉक को बेटा क्या किया हमने, 0.5 मीटर से डिस्प्लेस कर दिए। तो देख बेटा इसको 0.5 मीटर से डिस्प्लेस कर दिया हमने, ये देखो 0.5 मीटर, और जो ब्लॉक बी है इसको भी 0.5 मीटर से डिस्प्लेस कर दिए। दोनों ब्लॉक को 0.5 मीटर से डिस्प्लेस कर दिए। तो बेटा स्प्रिंग की लेंथ में तो कोई चेंज ही नहीं आया ना, स्प्रिंग की लेंथ में कोई चेंज आया नहीं बेटा, स्प्रिंग की लेंथ पहले भी 2 मीटर थी, अभी भी 2 मीटर ही है, देखना बेटा कोई चेंज ही नहीं है। ये डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, ठीक है। ये देखो ये डिस्टेंस कितना रहेगा बेटा, 2 मीटर ही रहेगा ना। देखो ना बेटा ए भी 0.5 मीटर आगे बढ़ा, बी भी 0.5 मीटर आगे बढ़ा, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है ना। अरे भाई ए भी 0.5 आगे बढ़ा, बी भी 0.5 उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा, तो दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है।
तो बेटा जो स्प्रिंग की लेंथ है उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है, स्प्रिंग की लेंथ में कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे x क्या हो गया 0। बेटा याले केस के अंदर स्प्रिंग फोर्स कितनी हो गई 0 हो गई। क्या क्लियर है बेटा? अब इसका बी वाला केस इसने बोला ब्लॉक ए एंड बी बोथ आर डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 मीटर इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये बेटा ये ए है, ये बी है, ठीक है, ए और बी दोनों कितना डिस्प्लेस कर दिया हमने 0.5 मीटर से डिस्प्लेस कर दिया, ए और बी को 0.5 मीटर से डिस्प्लेस कर दिए। तो बेटा अब स्प्रिंग की लेंथ कितनी हो गई, बढ़ गई ना बेटा, इधर से 0.5 बढ़ गई और इधर से 0.5 बढ़ गई, यानी इसमें x हो गया बेटा 1 मीटर। देखना बेटा स्प्रिंग में इलॉन्गेशन कितना आया, याले एंड का इलॉन्गेशन हो गया 0.5 और ये एंड का इलॉन्गेशन हो गया 0.5, तो लेंथ कितनी बढ़ गई 1 मीटर से बढ़ गई। तो यानी केस में स्प्रिंग फोर्स हो जाएंगी kx, k है 200 न्यूटन पर मीटर और x है 1, तो बेटा स्प्रिंग फोर्स हो गई 200 न्यूटन। क्या क्लियर है बेटा? अब देखो एक ग्राफ है बेटा हमारे नोट्स के अंदर FSP और x के बीच में, तो बेटा FSP यहाँ पे हमने लिया है x और यहाँ पे हमने लिया है FSP। तो देखो बेटा हम लोग जानते हैं FSP इक्वल KX अगर मैग्नीट्यूड की बात करें और वेक्टर फॉर्म की बात करें तो माइनस KX है, ठीक है, और FSP x को क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देख FSP और x का पावर क्या है 1 है, तो बेटा इनका रिलेशन कैसे है लीनियर है, कैसे रिलेशन है लीनियर है, ठीक है, और बेटा अगर x 0 होगा तो FSP भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x 0 तो FSP भी 0, तो ये ग्राफ यहां से पास होगा बेटा, x 0 तो FSP भी 0। अब देख अगर x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है बेटा, तो FSP क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा, और यदि x नेगेटिव है तो FSP क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तो x पॉजिटिव FSP नेगेटिव, x पॉजिटिव FSP नेगेटिव, ठीक है, तो ग्राफ इस क्वाड्रेंट में बनेगा और कैसा बनेगा लीनियर है तो क्या बनेगा लाइन बनेगा। तो ले भाई ये लाइन बना दिया मैंने, और उसी तरीके से देख x नेगेटिव तो FSP पॉजिटिव, x नेगेटिव तो FSP पॉजिटिव, यानी ग्राफ ऐसा कंटिन्यू कर दे। ये ग्राफ बन गया बेटा FSP और x के बीच में का, समझ में आया ना बेटा लाइन क्यों बन रहा, क्योंकि FSP और x यहाँ पे x का पावर कितना है 1 है, यानी लीनियर है, और लीनियर का ग्राफ क्या बनता है बेटा लाइन बनता है, क्वाड्रेटिक रहता तो पैराबोला बनता था, ठीक है, अगर x को 0 कर दूं तो FSP भी 0 हो जाएगा, यानी ग्राफ कहां से पास होगा बेटा ओरिजिन से, ठीक है, फिर x पॉजिटिव है तो FSP नेगेटिव है, x पॉजिटिव तो FSP नेगेटिव, यानी ग्राफ इस क्वाड्रेंट में बनेगा, x नेगेटिव तो FSP पॉजिटिव, यानी ग्राफ इस क्वाड्रेंट में बनेगा। क्या ठीक है बेटा? नोट करो। देखो बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 46, 3 kg और 2 kg का एक ब्लॉक है जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और बेटा इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया नहीं है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया नहीं है। 2 kg के ब्लॉक पे बेटा 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा, जिससे उसके अंदर 10 न्यूटन के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा हमको 3 kg का एक्सेलरेशन ढूंढना है, 3 kg का एक्सेलरेशन ढूंढना है। तो देखो बेटा अब 2 kg के अंदर बेटा इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया तो इधर चलेगा, ठीक है, वो इधर चलेगा तो स्प्रिंग की लेंथ क्या होगी बढ़ेगी,
तो बेटा इस 2 kg पे स्प्रिंग ऐसा फोर्स लगेगा, ये रहेगा FSP, है कि ना बेटा, ये रहेगा FSP, ये 2 kg FSP 10 न्यूटन, ये 3 kg। अब बेटा देख यहाँ पे बेटा अगर FSP ऐसा है, याले एंड पे FSP ऐसा है, तो इस एंड पे FSP ऐसा रहेगा, हमेशा याद रख। ये देखिए स्प्रिंग है, याले एंड पे बेटा FSP ऐसा है, तो दूसरे एंड पे FSP उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ये देख अगर याले एंड पे FSP ऐसा है, तो दूसरे एंड पे FSP उसके कहाँ पे रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन बेटा क्योंकि फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करती ना हमेशा, तो इसका ये पेयर है ये, ठीक है। यहाँ पे ऐसी है तो इस पे ऐसा रहेगा, ठीक है बेटा। अब यहां से तुमको काम आता, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स क्या हो जाएंगी 10 माइनस FSP, नेट फोर्स क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी माइनस FSP इक्वल 4 माइनस 10, यानी माइनस FSP इक्वल माइनस 6, यानी FSP इक्वल 6 न्यूटन। FSP कितना हो गया बेटा 6 न्यूटन। अब बेटा इसके ऊपर एक ही फोर्स है, तो यही तो नेट फोर्स है, और नेट फोर्स क्या हो जाएंगी मास इंटू एक्सेलरेशन, FSP कितना है 6, तो A हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्लियर है बेटा, नोट करो। देखो बच्चों सेम क्वेश्चन, एक 10 kg का स्पीयर है, 20 kg का, दोनों स्प्रिंग से कनेक्टेड है, 20 kg पे 200 न्यूटन का फोर्स लगा है, जिससे 10 kg में 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया। यानी बेटा हमको अब इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो देख बेटा ख्याल रख, इसमें इस डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन आया, यानी इस पे तो बेटा कौन सी फोर्स लगेंगी, ये सिर्फ स्प्रिंग के कांटेक्ट में है, तो इस पे कौन सी फोर्स लगेंगे FSP, तो इसमें एक्सेलरेशन इधर आया, तो बेटा इसका FSP इधर होगा, और इस पे FSP इधर है, तो यहाँ पे FSP का रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये क्लियर है? तो देखिए 10 kg पे एक ही फोर्स लग रहा है FSP, तो यही नेट फोर्स हो जाएगा, और नेट फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी FSP हो गया 120 न्यूटन, ठीक है। अब 20 kg पे देख बेटा, 20 kg पे मैं ये मान ले रहा कि ये भाई इधर चल रहा, मैंने मान लिया कि 20 kg इधर चल रहा, ठीक है। अजम्पशन गलत है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा, और सही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाएगा। तो देख ये डायरेक्शन की फोर्स पॉजिटिव, FSP नेगेटिव, ये नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो FSP कितना है बेटा, FSP है 120, 120 इक्वल 20 है, यानी A इक्वल 80/20, यानी A हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या क्लियर है बेटा, नोट करो। तो बेटा इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन के स्प्रिंग फोर्स के, ये बेटा बेसिक्स है, ये तुमको आने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग स्प्रिंग फोर्स का लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, अभी नोट कर लो बेटा।